इस गहन चर्चा में शामिल होने वाले सभी सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर जब साहित्य या कविता की बात होती है तो देखिए जहन में कैसी तस्वीरें उभरती हैं। हाँ, मतलब ज्यादातर लोग वही खिले हुए फूल या प्रकृति का सुहावना रूप सोचने लगते हैं। बिल्कुल, चांदनी रातें हो गईं या फिर प्रेम और मानवीय भावनाओं के कोमल आवरण साहित्य को लंबा समय तक जीवन की कठोरताओं से बचने का एक सुंदर आश्रय माना जाता रहा है। सही कहा आपने। पर आज हम जिस दुनिया में कदम रखने वाले हैं वो उस कोमल कल्पना से बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। ये दुनिया यथार्थ की है, माथे से टपकते पसीने की है और उस छिलछिलाती धूप की है जो त्वचा को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी झुलसा देती है। हाँ, और यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य बिंदु भी है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय है हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक और महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अत्यंत प्रसिद्ध और प्रभावशाली कविता तोड़ती पत्थर। और आज हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है उसमें इस कविता की मूल पंक्तियां हैं, उनके पीछे छुपे गहरे दार्शनिक अर्थ हैं और साथ ही साहित्यिक दृष्टिकोण से किया गया एक बेहद विस्तृत विश्लेषण शामिल है। हाँ, और आज का हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इलाहाबाद की एक सड़क के किनारे छिलछिलाती धूप में पत्थर तोड़ती एक श्रमिक महिला का वो साधारण सा दृश्य साहित्य की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति का सूत्रपात कर गया। एक ऐसी क्रांति जिसने पूरी दिशा ही बदल दी। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण कविता नहीं है। ये एक ऐसा कलात्मक हस्तक्षेप है जो हमें एक बहुत ही अलग, कठोर और यथार्थवादी दुनिया में ले जाता है। और वैसे ये पूरी चर्चा उन सभी के लिए है जो इस बात में गहरी दिलचस्पी रखते हैं कि कैसे कला और साहित्य समाज की कड़वी सच्चाइयों को बिना काप करते हैं। सही कहा। और कैसे महज कुछ पंक्तियां सदियों से शोषित वर्ग की सबसे बुलंद आवाज बन सकती हैं। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि साहित्य का प्राथमिक उद्देश्य केवल मनोरंजन करना या पाठकों को सुंदर कल्पनाओं के लोक में ले जाना नहीं होता। उसका काम झकझोरना भी होता है। बिल्कुल। कई बार इसका सबसे अहम काम हमें उस नंगी वास्तविकता के सामने लाकर खड़ा करना होता है जिसे अक्सर सुख सुविधाओं के बीच बड़ी आसानी से अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ, और निराला जी की ये कविता तोड़ती पत्थर ठीक यही काम करती है। एकदम। ये हमें समाज के उस हाशिए पर ले जाती है जहां जीवन का सबसे कठोर संघर्ष बिना किसी सजावट के चल रहा है। और इस विश्लेषण को गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि कवि ने इस दृश्य को केवल कल्पना से नहीं गढ़ा था। हाँ, बल्कि इसे अपनी आंखों से देखा था। इलाहाबाद की उस सड़क पर गुजरे उस एक पल ने उनके भीतर एक ऐसी उथल-पुथल मचा दी जिसे उन्होंने इन अमर पंक्तियों में पिरो दिया। ये एक चश्मदीद गवाह का बयान है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम भी मानसिक रूप से उसी दृश्य में चलते हैं। कल्पना की जाए 1930 के दशक के इलाहाबाद की एक सड़क की। कविता की शुरुआत जिस तरह से होती है वो अपने आप में बहुत सीधी और अचूक है। हाँ, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। इसमें कोई घुमाव फिराव नहीं है, सीधे उस महिला और उसके श्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विश्लेषण में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से उभरती है कि वो एक युवा महिला है, श्याम तन भर बंधा यौवन। मतलब उसका रंग सांवला है और शरीर श्रम के कारण सुगठित और स्वस्थ है। बिल्कुल। उसकी आंखें झुकी हुई हैं नित्य नयन और वो पूरी तरह से अपने काम में मग्न है, जिसे कवि ने प्रिय कर्म रत मन कहकर संबोधित किया है। और उसके हाथ में एक गुरु हथौड़ा है, एक भारी हथौड़ा जिससे वो बार बार उन कठोर पत्थरों पर पूरी ताकत से प्रहार कर रही है। ये दृश्य अपने आप में ही कितना जीवंत और शक्तिशाली है। लेकिन इस पूरे दृश्य को जो चीज सबसे ज्यादा भयानक और कष्टदायक बनाती है वो है वहां का वातावरण। हाँ, वो अमानवीय परिस्थितियां जिनमें वो काम कर रही है। इस बात को और गहराई से देखें तो उस भयंकर गर्मी का जो मार्मिक विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत किया गया है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कोई आम गर्मी नहीं है वो। बिल्कुल नहीं। ग्रीष्म ऋतु का सबसे प्रचंड रूप है। कविता में जो विशिष्ट शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो उस गर्मी की तापिश को सीधे महसूस कराते हैं। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, देवा का तमतमाता रूप। तमतमाता रूप मतलब दिन का मानवीकरण किया गया है यहाँ। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दिन गुस्से से लाल हो उठा है, जो सब कुछ जला देने के लिए आतुर है, और फिर लू चलने लगती है,
उठी झुलसाती हुई लू। जो शरीर को झुलसाकर रख देती है। और इसके बाद कवि जिस रूपक का इस्तेमाल करते हैं वो सच में असाधारण है। उन्होंने लिखा है, रुई चुंगी छा गई। हाँ, ये रूपक सच में बहुत गहरा है। मैं यही सोच रही थी कि रुई चुंगी छा गई का अर्थ है कि जमीन इतनी गर्म हो गई है जैसे कपास या रुई में आग लग गई हो, और रुई की आग कितनी तेजी से फैलती है। और उसकी तापिश कितनी असहनीय होती है। पृथ्वी ऐसे जल रही है जैसे चारों तरफ आग की चिंगारियां हवा में तैर रही हों। और समय का वर्णन देखिए, प्रायः हुई दोपहर। दोपहर का वक्त जब धूप अपने सबसे क्रूर रूप में होती है। ऐसी छिलछिलाती धूप, भयानक लू और जलती हुई जमीन, और इन सब के बीच वो महिला बिना रुके अपना भारी हथौड़ा चला रही है। पर इस पूरी परिस्थिति में जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि नहीं छायादार पेड़ वहां जिसके तले बैठी हुई स्वीतार। मतलब उस भारी दोपहरी में उसे आसरा देने के लिए एक पेड़ तक नहीं है वहां। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बल्कि मैं कहूंगी कि एक तरह का गहरा और चुभने वाला विरोधाभास पैदा करती है, क्योंकि उसके ठीक सामने का परिदृश्य क्या है? हाँ, वहां सामने तरुमाले का अट्टाले का प्रकार है। बिल्कुल, एक तरफ वो महिला जो बिना छाया के जल रही है और दूसरी तरफ तरुमालिका और आलीशान बिल्डिंग्स। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये केवल एक सड़क के किनारे का भौतिक वर्णन मात्र नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ निराला जी ने बहुत ही तीखे और मारक ढंग से समाज के दो अलग-अलग वर्गों के बीच की उस गहरी खाई को दिखाया है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। एक तरफ वो धनाढ्य वर्ग है जो उन अट्टालिकाओं में, उन सुरक्षित प्रकारों के भीतर आयशो आराम का जीवन जी रहा है। उनके पास छायादार पेड़ों की पूरी एक कतार है, और वो समाज की इस कठोर वास्तविकता से पूरी तरह बेखबर है। सही कहा। और दूसरी तरफ वो मजदूर महिला है जो उसी समाज की नींव है, पर उसके हिस्से में केवल झलसाती हुई धूप है। ये विरोधाभास पूंजीवादी व्यवस्था पर एक बहुत गहरी चोट है। हाँ, ये सच में एक ऐसा आमना सामना है जो पूरी संरचना पर सवाल खड़े कर देता है। और पता है, ये दृश्य केवल एक मूक चित्र बनकर नहीं रह जाता। हाँ, इसका मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत मजबूत है। इस कविता का सबसे शक्तिशाली हिस्सा तब आता है जब उस महिला और कवि के बीच एक मौन संवाद स्थापित होता है। जब वो महिला कवि को देखती है, हाँ, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। ये कितना संवेदनशील क्षण है। वो उस आलीशान भवन की ओर देखती है, लेकिन उसकी दृष्टि में क्या है? वहाँ दुख और हताशा है, जैसे सब कुछ टूट गया हो। छिन्न तार। उस दृष्टि में कोई लालसा नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, बल्कि एक गहरी शून्यता है, क्योंकि वो जानती है कि उस आलीशान दुनिया से उसका कोई वास्ता नहीं है। इस मौन संवाद का जो विश्लेषण इस स्रोत में किया गया है वो साहित्य के सबसे मार्मिक प्रसंगों में से एक है। कवि कहता है, देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाया रोई नहीं। ये उपमा सच में दिल दहलाने वाली है। बिल्कुल। इस विशेष तुलना पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये एक भयभीत और शोषित बच्चे का रूपक है। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसे बहुत बेरहमी से मारा पीटा गया हो। हाँ, लेकिन वो खौफ के मारे या लाचारी के मारे रो भी नहीं पाता। उसकी सिसकियां उसके गले में ही घुट कर रह जाती हैं। वो जो दर्द है, वो लाचारी है, सब कुछ उस एक नजर में सिमट आया था। सदियों का शोषण उस एक दृष्टि में केंद्रित हो गया था। और इस पीड़ा को देखकर कवि के भीतर क्या होता है? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि उस महिला की दृष्टि कवि के अंतर मन को पूरी तरह से झकझोर देती है। कविता कहती है, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वाह नहीं जो सुनी झंकार। मतलब उन्होंने एक ऐसी झंकार सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। सही कहा। उस मौन दृष्टि ने कवि के भीतर सहानुभूति के तारों को ऐसे झंकृत किया कि उन्हें एक ऐसा दर्दनाक स्वर सुनाई दिया, पीड़ा का एक ऐसा संगीत सुनाई दिया जो पहले उन्होंने जीवन में कभी नहीं सुना था। ये उस शोषित वर्ग की मूक आवाज थी जिसको सुनकर कवि की साहित्यिक चेतना ही बदल गई। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ऐसा दर्द जो कोई आवाज नहीं करता लेकिन अंदर तक सब कुछ चीर कर रख देता है। और फिर ये मौन संवाद टूटता कैसे है? हाँ, क्या वो महिला अपना हथौड़ा रख देती है या कवि से शिकायत करती है? बिल्कुल नहीं। इस दृश्य का जो अगला हिस्सा है वो मनुष्य की अदम्य जिजीविषा और उसकी कठोर नियति का प्रमाण है। एक क्षण के बाद वह कांपी, सुघर धुलक माथे से गिरे सीकर। बिल्कुल, एक पल के लिए वो कांपती है, उसके माथे से पसीने की बूंदें
जिन्हें सीकर कहा गया है, जमीन पर गिरती हैं और फिर लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। वो फिर से अपने काम में लीन हो जाती है। हाँ, उसका बिना कुछ बोले ही अपने कठोर काम में लौट जाना एक बहुत बड़ा दार्शनिक संदेश है। मानो वो कह रही हो कि हाँ, मैं पत्थर तोड़ने वाली हूँ, यही मेरी वास्तविकता है। उसने अपनी इस कठोर नियति को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। क्योंकि वो जानती है कि उन अट्टालिकाओं से उसे बचाने कोई नहीं आएगा। और इस नियति की स्वीकृति में जो एक खामोश विद्रोह छिपा है, वही इस कविता को इतना महान बनाता है। ये केवल एक अकेली स्त्री की कहानी नहीं रह जाती। नहीं, ये पूरे मजदूर वर्ग, पूरे हाशिए पर ढकेल दिए गए समाज की कहानी बन जाती है। और यहीं से इस कविता का वो आयाम खुलता है जिसने हिंदी साहित्य के धारा को ही मोड़कर रख दिया। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? जब इस कविता को हिंदी साहित्य के विस्तृत इतिहास में रखकर देखा जाता है, तो इसका इतना अधिक महत्व क्यों है? देखिए, साहित्यिक विमर्श में अक्सर ये माना जाता है कि तोड़ती पत्थर प्रगतिवादी विचारधारा का एक बहुत ही शानदार और शुरुआती उदाहरण है। लेकिन ये प्रगतिवाद है क्या? और निराला जी ने ऐसा क्या स्थापित कर दिया जो पहले नहीं हुआ था? इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमें उस समय के साहित्यिक परिदृश्य को समझना होगा। इस कविता से पहले हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से छायावाद का वर्चस्व था। छायावाद मतलब वो रोमांटिक और आत्मकेंद्रित कविताएं? बिल्कुल। उनका मुख्य विषय प्रकृति की सुंदरता, अलौकिक रहस्यवाद और व्यक्तिगत प्रेम की सूक्ष्म भावनाओं के इर्द गिर्द घूमता था। उनमें एक प्रकार का पलायनवाद था, एक एस्केप था सच्चाई से। हाँ, लेकिन निराला जी ने तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं के माध्यम से साहित्य को इस छायावादी आवरण और कल्पना के लोक से बाहर खींचा और उसे यथार्थ की ठोस पथरीली जमीन पर ला खड़ा किया। यही प्रगतिवाद का मूल है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर, किसान, दलित और शोषित वर्ग की आवाज को साहित्य के केंद्र में लाना था। एकदम सही कहा आपने। इस कविता ने साहित्य को महलों से निकालकर सड़कों पर ला दिया। और ये बदलाव केवल विषयों का नहीं था, बल्कि दृष्टिकोण का भी था। और विशेष रूप से नारी के चित्रण के मामले में मैं सोचती हूँ ये कविता एक बहुत बड़ा प्रस्थान बिंदु है। हाँ, उस समय तक साहित्य में नारी का चित्रण किस प्रकार से होता था? वही, या तो उसको केवल एक सौंदर्य उपकरण के रूप में देखा जाता था, जहाँ कवि उसकी शारीरिक सुंदरता का वर्णन करते थे, या फिर उसे एक परंपरागत पतिव्रता और आदर्श स्त्री के रूप में महिमा मंडित किया जाता था। सही बात है। नारी को केवल सुरक्षित घरों की चार दीवारी के भीतर या फिर काल्पनिकता के पर्दे के पीछे देखा जाता था। लेकिन निराला जी ने इस सदियों पुरानी परंपरा पर एक गहरा प्रहार किया। उन्होंने इस कविता में नारी का वर्णन एक शोषित, पीड़ित और दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में किया, जो कि साहित्य के क्षेत्र में एक बिल्कुल नवीन और साहसिक प्रयोग था। सड़कों पर चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ती महिलाओं के दुखों को, उनके पसीने की गंध को मुख्य स्थान दिलाना, ये उस दौर में सच में एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। बिल्कुल। निराला जी ने स्थापित कर दिया कि साहित्य का विषय केवल सुंदरता नहीं है, बल्कि समाज का वो कुरूप सच और श्रम भी है जिसके बिना इस दुनिया का निर्माण संभव नहीं है। और इस यथार्थवाद को जिस शिल्प में ढाला गया है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। अगर हम कविता की शिल्प कला यानी टेक्निकल पहलुओं पर बात करें, हाँ, इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आती हैं। देखिए, एक तरफ तो ये कविता पूरी तरह से यथार्थवादी और मजदूर वर्ग पर केंद्रित है, पर दूसरी तरफ इसमें संस्कृष्टित शब्दावली का बहुत ही बेहतरीन उपयोग किया गया है, जैसे अट्टालिका, प्रकार, सीकर या गुरु हथौड़ा। हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है कि अगर मजदूरों की बात हो रही है तो भाषा बिल्कुल बोलचाल वाली, देहाती या सरल होनी चाहिए। तो निराला जी ने एक सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली मजदूर महिला के लिए इतनी परिष्कृत भाषा का प्रयोग क्यों किया? इस बिंदु पर विचार करना कविता की गहराई को समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, निराला जी द्वारा इस परिष्कृत शब्दावली का प्रयोग कोई संयोग नहीं है। तो क्या ये सोची समझी रणनीति थी? हाँ, ये उस श्रमिक महिला को गरिमा और सम्मान देने का एक काव्यात्मक तरीका है। वो इस भाषा के माध्यम से ये स्थापित कर रहे हैं कि उसका ये श्रम किसी भी महान महाकाव्य के शूरवीर नायक के संघर्ष से कमतर नहीं है। क्या बात है! उसकी पीड़ा और उसकी तपस्या को व्यक्त करने के लिए भाषा का सबसे उत्कृष्ट रूप इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
ना कि कोई दोयम दर्जे की भाषा। ये भाषा के स्तर पर किया गया एक सचमुच बड़ा सम्मान है। और इसके अलावा कविता के शिल्प में मुक्त छंद का जो प्रयोग हुआ है वो भी बहुत प्रतीकात्मक है। मुक्त छंद का मतलब कविता किसी परंपरागत लया या मात्राओं के कठोर व्याकरणिक नियमों में बंधी हुई नहीं है। वो अपनी गति और अपनी लया खुद तय करती है। बिल्कुल। और ये मुक्त छंद इस कविता के विषय के साथ पूरी तरह से न्याय करता है। जैसे वो श्रमिक महिला बंधनों में पिसी हुई है, लेकिन कवि की संवेदना उन सभी साहित्यिक रूढ़ियों को तोड़कर मुक्त रूप से बह रही है। और अलंकारों का प्रयोग भी तो कितना स्वाभाविक है। हाँ, जैसे अनुप्रास अलंकार, जहां वर्णों की आवृत्ति एक विशेष ध्वनि पैदा करती है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहां शब्दों को दोहराया गया है, जैसे बार बार प्रहार। इस दोहराव से सच में उस भारी हथौड़े की चोट की ध्वनि पाठक के कानों तक पहुंच जाती है। और रूपक अलंकार तो हमने पहले ही देखा, रुई चिंगी छा गई, जो कविता की दृश्यात्मकता को इतना सजीव बना देता है कि आप उस गर्मी की तपिश को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हैं। ये देखना अद्भुत है कि कैसे ये सभी तकनीकी तत्व मिलकर उस एक अकेले दृश्य को इतनी वैचारिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के निष्कर्ष की ओर बढ़ें। हाँ, निष्कर्ष निकालना जरूरी है यहाँ। तो ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि तोड़ती पत्थर केवल 1930 के दशक के इलाहाबाद की एक सड़क पर पसीना बहाने वाली एक मजदूर महिला की व्यक्तिगत कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझ के उस पूरे अदृश्य वर्ग को देखने, समझने और उसकी पीड़ा को महसूस करने का एक नजरिया है, जिसे अक्सर रोजमर्रा की भाग-दौड़ में हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। निराला जी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक कविता लिखकर वाहवाही लूटना नहीं था, बल्कि समाज के सोए हुए अंतर्मन में इस शोषित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति और चेतना जगाना था। वो चाहते थे कि लोग रुकें, देखें और उस मौन झंकार को सुने जो उन हथौड़ों की चोट में, उस गिरते हुए पसीने में छिपी है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हमारे श्रोताओं को गहराई से विचार करना चाहिए। कैसा सवाल? देखिए, ये कविता कई दशक पहले लिखी गई थी, एक अलग युग में। लेकिन अगर हम आज के इस आधुनिक, कॉर्पोरेट और तकनीकी रूप से उन्नत युग की बात करें, अगर निराला जी आज ये कविता लिख रहे होते तो हमारे इस आधुनिक समाज के वो तोड़ती पत्थर कौन होते? बहुत ही गहरा सवाल है ये। हमारे इन चमकते हुए शहरों में वातानुकूलित और कांच स्टील से बनी उन गगनचुंबी अट्टारिकाओं के ठीक सामने हमारी इस तथाकथित स्मार्ट दुनिया की नींव में ऐसा कौन सा श्रमिक वर्ग है जो आज भी उसी तरह शोषित है, जो आज भी उसी तरह अदृश्य है? चाहे वो हमारे घरों तक सामान पहुंचाने वाला डिलीवरी वर्कर हो या इन विशाल इमारतों को आकार देने वाला निर्माण मजदूर, जिनके पसीने से ये शहर रोज बन रहे हैं, पर जिनके दुख, जिनकी असुरक्षा और जिनकी दयनीय दशा पर आज का हमारा विमर्श और हमारी चेतना शायद आज भी उसी तरह मौन है। बिल्कुल, शायद आज का साहित्य भी उन पर मौन है। ये सचमुच एक ऐसा विचार है जो भीतर तक झकझोर देता है और सोचने पर विवश कर देता है। साहित्य की यही तो ताकत है कि वो दशकों पुरानी किसी रचना को आज के यथार्थ के साथ जोड़कर खड़ा कर देता है और हमें नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। सही कहा। तो ये चर्चा हमें इस बात पर सोचने के लिए प्रेरित करती है कि अगली बार जब आप किसी गगनचुंबी इमारत को या किसी भी ऐसी जगह को देखें जहां बिना किसी पहचान के श्रम बह रहा है, तो उसके पीछे के उस अदृश्य पसीने और उस तोड़ती पत्थर की मौन आवाज़ को ज़रूर महसूस करें। आज की हमारी इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए और इस गहरी साहित्यिक और सामाजिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कुछ नए विचारों और एक नई वैचारिक यात्रा के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, विचार करते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को एक अधिक संवेदनशील नज़र से देखते रहिए।